एवरीवन, मैं रामजी द्विवेदी दिल्ली सल्तनत की इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पहले भाग में मैंने ममलूक डायनेस्टी की स्थापना से लेकर तुर्क शासन कैसे भारत में स्थापित हुआ, किस प्रकार उसके प्रारंभिक शासक ऐबक ने उसको सुदृढ़ता प्रदान की, वहां तक आपको बता चुका था। उसके आगे का इस प्रकार है। मैंने बोर्ड पर एक रूपरेखा बना रखी है जो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें इस राजवंश के सभी शासकों का उल्लेख किया गया है। ये मैंने अपने पहले व्याख्यान माला में भी आपको बताया था। अब जैसा कि पिछले अपने भाग में मैं ऐबक के बारे में बता चुका था, अब उसके आगे की बात करते हैं। मैंने बताया था कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, जिसे आजकल आप पोलो कह सकते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में 1210 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की सत्ता किसके हाथों में आए, यह प्रश्न खड़ा हुआ। इस प्रश्न का जवाब लाहौर के तुर्क सरदारों ने कुछ इस प्रकार दिया। उन्होंने आराम शाह को शासक घोषित कर दिया। आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था। ऐसे में दिल्ली के तुर्क सरदारों को यह बिल्कुल नामंजूर था। उन्होंने बदायूं के इक्तेदार या सूबेदार जिन्हें कहें, इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके पीछे एक खास वजह थी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद होने के साथ साथ एक योग्य व्यक्ति भी था। ऐसे में इल्तुतमिश को ये शासन सत्ता देना कोई खैरात नहीं थी, बल्कि उसकी योग्यता को एक नए चरम पर ले जाने के लिए उन तुर्क सरदारों की दूरदृष्टि थी। दिल्ली सल्तनत की सत्ता पाने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों दिल्ली की तरफ बढ़ चले, और इस जद्दोजहद में इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार डाला और दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार काबिज कर लिया। इसके सुल्तान बनने की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही कहानी इसके सुल्तान बनने से पहले की भी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि इल्तुतमिश का पहले तो आप समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है। इल्तुतमिश शब्द का ही तात्पर्य होता है साम्राज्य का स्वामी, और दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार वो स्वामी बना ये किसी से छुपा नहीं है। इसके प्रारंभिक जीवन पे अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ में अपने पिता ईमान खां, जो इल्बरी तुर्क जनजाति के सरदार थे, वहाँ साथ में रहता था। काफ़ी ज़्यादा योग्य था, लेकिन इसकी योग्यता से इसके भाई अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। ऐसे में एक दिन इसे मेले में वो छोड़ आए और जो गुलामों के व्यापारी होते हैं उनके हाथों बेच दिया। ऐसे ये हाथों में बिस्ता बिस्ता एक बार जमालुद्दीन नाम के व्यापारी के हाथ में गजनी में पहुंचा। गजनी में जब उसकी बोली लग रही थी तो मोहम्मद गौरी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसे खरीदने के लिए 1000 मुद्रा प्रस्तावित की, किंतु इसके मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। ऐसे में मोहम्मद गौरी को गुस्सा होना लाजमी था, तो उन्होंने इसकी बिक्री को ही गजनी में बैन कर दिया, मॉडर्न टाइम के वर्ड के अनुसार, अर्थात प्रतिबंधित कर दिया, और अब गजनी में इसको कोई खरीद नहीं सकता था। ऐसे में इल्तुतमिश की नज़र जो थी वो नज़र ढूंढ रही थी ऐबक जैसे कदरदान को। ऐबक की जब नज़र इल्तुतमिश पे पड़ी तो ऐबक ने बाकायदा उसको खरीदने का मन में विचार बना लिया, किंतु ऐबक को गौरी की उद्घोषणा याद थी, तो उसने मोहम्मद गौरी से इजाज़त मांगी। मोहम्मद गौरी ने उसे गजनी के बाहर कहीं भी खरीदने के लिए इजाज़त दे दी। तब वो दिल्ली लाया गया और उसे मोहम्मद गौरी की आज्ञा के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख टंके में खरीद लिया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ऐबक खुद गुलाम था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के इस प्रारंभिक जीवन के बाद थोड़ा सा और इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये शमसी वंश से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार शमसी वंश एक नया राजवंश भी बना जब ये दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं। अपने 26 वर्षों के शासनकाल में, जो आपको मैंने प्रारंभ में बताया कि 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, इस शासन के दौरान इन्होंने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा इस प्रकार सुदृढ़ की कि वो आगे कई वर्षों तक, जैसा कि आप देखेंगे 300 वर्षों तक शासन
करती रही दिल्ली पे। इल्तुतमिश का मूल्यांकन अगर हम करें तो उसके मूल्यांकन में हमें कई चीज़ें स्पष्ट नज़र आ जाएंगी। वो कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति की महानताओं को समझते हैं या उसके द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र डालते हैं तो हम सबसे पहले उसके द्वारा पेश की गई या फेस की गई जो समस्याएं थी उससे वो कैसे निकल पाया और कैसे उसने अपनी असफलता को सफलता में बदला, यही किसी व्यक्ति के मूल्यांकन का उदाहरण होता है। ऐसा ही उतार चढ़ाव हमें इल्तुतमिश के जीवन काल में देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश का जीवन काल हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। एक कालखंड 1210 से लेकर 1220 तक बना सकते हैं, दूसरा कालखंड 1220 से लेकर 1229 तक का, और अंतिम कालखंड 1229 के बाद 1236 तक बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जब देखेंगे तो इल्तुतमिश के द्वारा जो राजनीतिक गतिरोध या राजनीतिक समस्याएं थी उन पर विचार करते हैं। राजनीतिक समस्याओं से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं कि ऐबक के बाद उसकी सत्ता के कई दावेदार थे। उनमें से एक पहले दावेदार जो गजनी पर शासक था ताजुद्दीन यल्दौज, वहीं दूसरा दावेदार जो सिंध और उच्च पर उस समय शासन कर रहा था कुबाचा। ये सब इसको बाकायदा प्रतिद्वंदिता दे रहे थे। ऐसे में जब ख्वारिज्म के शाह ने गजनी से ताजुद्दीन यल्दौज को मारकर भगा दिया अर्थात युद्ध में हरा दिया तो वो पंजाब के क्षेत्रों को अपने अधिकार करने पे आगे बढ़ा। ऐसे में पंजाब दिल्ली सल्तनत की सीमा थी, ये इल्तुतमिश को बिल्कुल भी नागवार गुजरा और इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में 1215 से 16 ईस्वी के बीच ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि तराइन के आप प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191-92 में पढ़ चुके हैं। तराइन में ये युद्ध हुआ, इसलिए कई लोग इसे तराइन का तृतीय युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में बाकायदा ताजुद्दीन यल्दौज की जो चुनौती थी उसका सफलतापूर्वक सामना कर इल्तुतमिश आगे बढ़ गया। अगली समस्या सिंध और उच्च के जो शासक थे, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, नासरुद्दीन कुबाचा, वो इनके सामने आ चुके थे। नासरुद्दीन कुबाचा सर्वप्रथम 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश के पास आक्रमण करते हैं और इल्तुतमिश पंजाब के पास उन्हें पराजित कर पुनः वापस ढकेल देते हैं पीछे। लेकिन यहीं पर जो नासरुद्दीन कुबाचा है वो अपनी शक्ति से नाखुश था और पुनः 1228-29 के पास आक्रमण करता है और पुनः इल्तुतमिश से पराजित कर देता है। ऐसे में अपनी लगातार पराजय से दुखी होकर ये सिंधु नदी में आत्महत्या कर लेता है। इल्तुतमिश के बाद ये दोनों समस्याएं जब निपट जाती हैं तो अन्य समस्याएं भी मुंह बाय खड़ी हुई थी। ऐसे में समस्याएं उसके आंतरिक शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। आंतरिक का तात्पर्य इस समय दिल्ली सल्तनत एक प्रारंभिक स्टेज पे था अपने शासन स्थापित करने के संदर्भ में। तो दिल्ली सल्तनत जो विजय कर चुका था राजपूतों क्षेत्र की और बंगाल की जो पूर्वी सीमाएं थीं, वहाँ पर विद्रोह के स्वर उठ चुके थे। ऐसे में इस विद्रोह का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने कई अभियान किए। सर्वप्रथम इसने रणथंबोर को विजित किया। रणथंबोर के बाद नागौर, कलिंजर, ग्वालियर ऐसे कई क्षेत्रों को ये जीतता चला गया। 1231 ईस्वी का जो ग्वालियर विजय और कलिंजर विजय है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी ग्वालियर विजय के बाद अपने सिक्कों पर रज़िया का नाम इन्होंने अंकित करवाया। रज़िया इनकी पुत्री थी और उम्दतुल निस्वा नाम की उपाधि से उनका अंकन किया गया। इस साम्राज्य विस्तार में एक अगली कड़ी पूर्वी सीमा बंगाल में थी जो गयासुद्दीन नाम से उनको सत्ता को चुनौती दे रहा था और इस चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व प्रदान करने की कड़ी में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। अब समस्या एक और विकट खड़ी होती है इनके सामने। वो समस्या मध्य एशिया से आ रही है। मध्य एशिया से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि इस समय जो मंगोल डायनेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर रही है और इसी कड़ी में
ख्वारिज्म के शाह को ये पराजित करते हैं। वहाँ के शासक जलालुद्दीन माकबरनी 1221 ईस्वी में भागकर सिंध के पास आते हैं और इल्तुतमिश से शरण और मदद की याचना करते हैं। किंतु इल्तुतमिश यहाँ कूटनीति से काम लेते हुए मंगोल की आंधी से खुद को बचाकर और जलालुद्दीन माकबरनी की सहायता ना करके अपने नव सृजित राज्य को सुरक्षित कर लेते हैं और चंगेज़ खां और मंगोल बिना दिल्ली सल्तनत आए हुए इसको नुकसान पहुंचाए वापस चले जाते हैं। इन समस्याओं से निपटने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी इस नव स्थापित तुर्की साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, राजत्व के सिद्धांत को स्थायित्व प्रदान करना, शासक की गरिमा को आगे बढ़ाना। और ये सब कार्य कैसे संभव हुआ? ये इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हुआ। प्रशासनिक कार्यों में इसके सबसे पहले इसने मुद्रा व्यवस्था जारी की। मुद्रा में दिल्ली सल्तनत का 2 मुद्राएं काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने जारी किया। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। इसके साथ ही सिक्कों पर टकसाल का अंकन भी प्रारंभ कराया। मुद्रा व्यवस्था जारी होने से सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई। अब बात राजत्व की थी। राजत्व में एक खास बात हमें देखने को जब मिलती है जब 18 फरवरी सन 1229 ईस्वी को बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतसर बिल्लाह इन्हें खिल्लत प्रदान करते हैं और लाल वस्त्र और इनके साम्राज्य को वैधानिकता प्रदान करते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होने का गौरव इल्तुतमिश को प्राप्त होता है और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक बनकर उभरता है। संस्थापक जरूर एक वक्त था, लेकिन इस संस्थापना को वास्तविकता की ओर ले जाने का कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया। मुद्रा व्यवस्था, राजत्व, इन सब के बाद जो अगली कड़ी आती है वो सांस्कृतिक गतिविधियों की आती है। सांस्कृतिक गतिविधियों में आपको पता होगा ऐबक अपने जो निर्माण, खासकर जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो पूरा ना करा सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने भारत में सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण भी कराया और पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी, जो इसके पुत्र नासरुद्दीन महमूद के लिए बनाया गया था, बना हुआ है। इल्तुतमिश ने मदरसा मुज्जी का भी निर्माण कराया। इसके साथ साथ इसके सामने जो नव स्थापित प्रशासन था उसको एकता के सूत्र में बांधना और अपने सल्तनत को और मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में एक नई व्यवस्था चलाई जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया। इक्ता बेसिकली भूमि के आवंटन से संबंधित था और इसके द्वारा प्रदेश की जो कई भूमि थी उनको एकत्र करके वहाँ पर इक्तेदारों को नियुक्त किया गया और ये सीधे दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गई। इस इक्ता व्यवस्था ने प्राचीन सामंतवाद की जो प्रथा चल रही थी उसको हटाकर एक नई पद्धति का सूत्रपात किया। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में अपने समस्याओं से निपटते हुए दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। किंतु आप जानते हैं कि कोई भी शासक शाश्वत नहीं होता है। एक समय आता है जब उसे जाना पड़ता है और 1236 में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जाने से पहले उसने राजत्व के सामान्य सिद्धांत को दरकिनार करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने अपने जो अयोग्य बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसको दरकिनार करते हुए राजसत्ता अपनी पुत्री रजिया के नाम हस्तांतरित करने की इच्छा जताई और अपने बाद रजिया को शासक बनने के लिए नियुक्त किया। किंतु जैसे ही इल्तुतमिश ने इस भूमि पर अपनी आंखें बंद की, उसके बाद इन्हीं के सरदारों ने इनकी बातों का अवहेलना शुरू कर दिया। और ख़ास बात है, ये वही सरदार हैं जिसका संगठन इल्तुतमिश ने ही किया था। ये 40 तुर्क सरदारों को बना करके, इसका नाम तुकान चहलगानी भी आप जानते हैं।
और इस तुकान चहलगानी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इल्तुतमिश का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अब जो इल्तुतमिश का वज़ीर निज़ामुद्दीन जुनैदी था, उसने ही सर्वप्रथम रज़िया का विरोध किया। ऐसे में आप देखेंगे कि जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। किंतु रुकनुद्दीन फ़िरोज़ एक अयोग्य व्यक्ति था। उसकी शासन सत्ता की सारी बागडोर उसकी माँ शाह तुकान के हाथों में थी और शाह तुकान एक क्रूर महिला थी। ऐसे में रज़िया को ये सब गवारा ना हुआ और वो जुमे के दिन मस्जिद में खड़े होकर लाल वस्त्र, जो उस समय न्याय मांगने का प्रतीक था, आकर जनता से यह आह्वान करती है कि वो इस शासन सत्ता को पलटकर उसको शासक बनाए, वो दिल्ली सल्तनत की समस्याओं का निराकरण करेगी। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत में शासन व्यवस्था और सुल्तान को लेकर पहली बार वहाँ की जनता और सरदारों ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रज़िया को सुल्तान बनाया। रज़िया सुल्तान जो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला और अंतिम महिला शासिका के रूप में सामने आती हैं, इन्होंने 3 वर्ष 6 महीने और लगभग 6 दिन शासन किया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनकी अवधि कितनी रही, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अवधि के दौरान उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि आज भी भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर किए हुए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उस मध्यकालीन अवस्था में एक महिला जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती थी, वो शासक और एक देश को चला रही, ये किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे में रज़िया सुल्तान जब शासन सत्ता पर बैठी तो उसने उन्हीं परंपराओं को अपनाना शुरू किया जो उससे पहले के शासक अपना रहे थे। जैसे राजदरबार में उपस्थित होना, राजदरबार में उपस्थित होते समय वो पर्दा प्रथा का त्याग कर कोबा, जिसे कोट, और कुला, जिसे टोप कहते थे, धारण करके आती थी। ऐसे में कई तुर्क सरदारों को ये नागवार गुजरा और धीरे धीरे रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र बनना शुरू हो गए। इस षड्यंत्र करने में कुछ खास गुलाम तुर्क सरदारों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें कबीर खां, निज़ामुद्दीन जुनैदी और अल्तुनिया जैसे सरदार शामिल थे। ऐसे में हम देखेंगे कि षड्यंत्र का शिकार होकर रज़िया को अल्तुनिया पराजित करता है और रज़िया से जब इस पराजय हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत पे इस समय शासक जो बनते हैं वो बहराम शाह बनते हैं। बहराम शाह के शासक बनते ही समय जो 1200 आपको 40 में दिखाई दे रहा होगा, पहले रज़िया यहाँ कूटनीति से काम लेती है और अल्तुनिया से विवाह कर पुनः सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास करती है। किंतु दिल्ली जाते समय कैथल के पास 14 अक्टूबर सन 1240 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके संदर्भ में, खासकर रज़िया संदर्भ में, 2 बातें बहुत फेमस हैं। स्त्री होने के नाते कई आक्षेप लगते हैं, ऐसे में कोई नई बात नहीं कि एक आक्षेप जमालुद्दीन याकूत नाम के एक अबिसिनियाई गुलाम के रूप में भी इन पर लगता है कि इस गुलाम पर रज़िया का खास अनुकंपा थी, जिसके कारण उसे अमीर याकूत, जिसे अश्वशाला का अध्यक्ष कहा जाता है, जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया गया। किंतु इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए एक खास बात हमें एलिफिस्टन महोदय की याद आती है, जो कहते हैं कि रज़िया मध्यकालीन सुल्तानों में महान होती अगर वो एक स्त्री ना होती। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्त्री होना ही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना, जैसा कि हमें हबीबुल्लाह भी बताते हैं। अब रज़िया सुल्तान के बाद आराम शाह जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक, और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बहराम शाह है। बेसिकली इनके नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कई बार बहराम शाह और आराम शाह एक जैसा होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बहराम शाह शासक बनता है 42
से लेकर कब तक, 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक, 2 वर्षों तक ही ये शासक रहता है। और शासन सत्ता बनने से पहले इस पे एक करार होता है कि ये शासन सत्ता का उपभोग जो है मिलकर करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का जो इतिहास है वो तुर्क सरदारों और सुल्तान के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जैसा प्रतीत होता है। ऐसे में हम देखेंगे कि बहराम शाह के समय एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसका नाम था नायब ए ममलिकात। इसे सुल्तान का उप भी कहा जाता था। अब सत्ता जो थी वो सुल्तान और उसके साथ नायब ए ममलिकात और वज़ीर के हाथों में थी। ऐसे में ये सुल्तान की पद की गरिमा का दिनों दिन जो था ह्रास करता जा रहा था। नायब ए ममलिकात पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति एतगीन था, किंतु एतगीन बहुत समय तक इस पद पर नहीं रह सका। षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और अंत में षड्यंत्र के द्वारा ही बहराम शाह की भी हत्या हो गई। बहराम शाह के बाद 7वें शासक के रूप में अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक राज सत्ता पर काबिज होते हैं, हमें देखने को मिलेंगे। और अलाउद्दीन मसूद शाह बेसिकली रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का पुत्र है जो इस सत्ता पर काबिज हुआ। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना 40 तुर्क सरदारों में आपसी संघर्ष ही रहा। नासरुद्दीन महमूद को बलवन षड्यंत्र के द्वारा हटाकर जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसको बलवन षड्यंत्र करके हटाकर और षड्यंत्र के द्वारा नासरुद्दीन महमूद को शासक पद पर बैठाता है। नासरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन सत्ता पर स्थापित होते हैं। ये इस राजवंश का सबसे निहायत ही ईमानदार शासक कह दें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये 5 टर्म अपने 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ व्यर्थ की जो आपके राजस्व की हानि उससे भी किनारा करता था। एकदम सादा सिंपल जीवन जीता था। टोपियां सिलकर ये अपना गुजारा करता था। एक बार का किस्सा है कि जब इसकी मलिका ने एक दासी रखने के लिए प्रचार किया तो बोला कि मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं एक दासी रख सकूं। ऐसे में आप देखेंगे कि नासरुद्दीन महमूद की इस सादगी का जवाब मिन्हाजुद्दीन सिराज की उस पुस्तक जिसे हम तबकाते नासरी कहते हैं देखने को मिलता है, जिसमें नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान बताया गया है। नासरुद्दीन महमूद के समय बलवन का उत्कर्ष होता है और इस समय आप देख पाएंगे कि इस 20 वर्षों में बलवन एक नायब के रूप में और आने वाले अगले 20 वर्षों में एक सुल्तान के रूप में सामने आता है। आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। अगले भाग में हम बलवन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।